जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके आगामी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। ये वे क्वेश्चन है जो पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो संभवतः आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी-जल्दी इन सभी के सभी प्रैक्टिस सेट, ठीक है? कल की तरह आज फिर हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आए हैं। जल्दी से इन सभी के सभी जीएस के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे समाप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ठीक है? भारत में किस राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे यहाँ पर गुजरात। ऑप्शन सी आपका क्या है? गुजरात बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है? लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई है तटरेखा की, किसकी? गुजरात की। सबसे लंबी जो है वो है गुजरात की। सबसे छोटी की बात की जाए दोस्तों तो गोवा, ठीक है? गोवा का जो तटरेखा है वो भारत में सबसे छोटा है, ठीक है? सबसे लंबा गुजरात। अच्छे से याद करेंगे, मैं डीपली तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप लोगों तक अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहां पर पहुंचाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत के उत्तर भारत में और तटीय मैदानों में। तो याद रखेंगे जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है? जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपजाऊ उत्कृष्ट मृदा है, ठीक है? याद रखिएगा, जलोढ़ जो मृदा है वो सबसे उपजाऊ है, ठीक है? किस लिए? कारण क्या है इसका सबसे ज्यादा उपजाऊ होने का, सबसे महत्वपूर्ण होने का? ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट से बनती है, ठीक है? इसमें बहुत सारे क्या होता है? मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं इस मिट्टी में, ठीक है? इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है सभी तरह के फसल के लिए, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, जो भी बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पुलिस या स्टेट में किसी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैं जीएस लेके आया हूं यहाँ पर, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं रोज डेली, आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि 100% आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए और अच्छे से रोज डेली कोई भी वीडियो ना छोड़िए। रोज डेली जितने भी प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूं, जीके जीएस की जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ रही है हमारे चैनल पे, आप अच्छे से उसको पढ़िए, एनालाइज करिए, ठीक है? आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोगों तक सारे क्वेश्चन बहुत ही गिन चुन के चुनिंदा छटे हुए क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाता हूं। चलिए, तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेंगे शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है? शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो क्या है? हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत है, ठीक है? याद रखेंगे, जिसे बाहरी या उप हिमालय कहा जाता है, ठीक है? शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय या उप हिमालय की नाम से भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है वो किस श्रेणी में स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है? पीर पंजाल श्रेणी में, जो कि कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है? याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्किम और चीन सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है सिक्किम और चीन को? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नाथुला दर्रा। ऑप्शन ए क्या है आपका? 100% राइट आंसर है, ठीक है? याद रखिएगा, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, ठीक है? याद रखेंगे। और एक चीज और, सिपली दर्रा आप यहां देख रहे होंगे, सिपली दर्रा, ये किसको जोड़ता है? तो ये भारत और तिब्बत, यानी कि भारत के हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है? सिपली दर्रा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से कौन सा संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मत्स्य पालन। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है मछली पालन, यानी कि मत्स्य पालन जो है वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है? ये मत्स्य पालन क्या होता है? मछली पालन से जुड़ी एक योजना है, ठीक है? जिसको क्या हुआ था? सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1885 में हुई थी,
जो कि 1890, ठीक है, 1885 से 1890 में 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, उसी के तहत, ठीक है, ये एक योजना चलाई गई थी, मत्स्य पालन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जिसको नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, ठीक है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, चारों ऑप्शन हम देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? वो होगा प्रच्छाया या उबरा, ठीक है, प्रच्छाया या उबरा। उबरा का क्या मतलब है? यह प्रच्छाया और उबरा का क्या मतलब है? यानी कि ऐसी छाया, ठीक है, ऐसी छाया जिसका काला भाग, ठीक है, वो किसी रोशनी पर आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर पूरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, किसी रोशनी पर किसी का छाया आ जाता है, ठीक है, पूरा भाग जो होता है वो काला हो जाता है, ठीक है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उबरा या प्रच्छाया, ठीक है। और ऑप्शन में क्या नाम लिख के आता है? तो उस समय क्या हो जाता है, जब वो पूरा उबरा यानी कि प्रच्छाया जब आ जाती है किसी रोशनी के ऊपर, यहां पर सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य के ऊपर जब वो काला छाया पूरा आ जाता है, यानी कि सूर्य ढक जाता है, तो क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। फिर क्या हो जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि पूरी तरह से सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है? सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। किस प्रकार से? मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य, और यहां पर ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, और बीच में क्या आ जाता है दोस्तों? यहां पर आ जाता है चंद्रमा, ठीक है। उस समय क्या हो जाता है? ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा यानी कि जो धातु यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहला धातु कौन सा था? वो था ऑप्शन सी, तांबा, ठीक है। तांबा धातु जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। रोज डेली आप लोगों तक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पहुंच रहा है, खासकर एसएससी और एनटीपीसी के मैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासकर बता रहा हूं, स्पेशल उनके लिए ये वीडियो पढ़ रही है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का एग्जाम पहले होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे। और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां पे बहुत ही अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं अपने एग्जाम से हेल्पफुल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक डाली हुई है, ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो वहां पे भी जाके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? एक चीज और, एनटीपीसी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी सब मैंने इन सभी वीडियो में रोज डेली में क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा में। ओडिशा में कहां पर? पुरी में, ठीक है, कहां पर? पुरी में, ठीक है, जगन्नाथपुरी। चलिए याद करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो वो था धर्मपाल, ठीक है, कौन थे? धर्मपाल, याद रखेंगे कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र जो है, इसका निर्माण कब शुरू किया गया था? ये लगभग 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 9वीं शताब्दी के बीच में लगभग ये पूर्ण हुआ था, मतलब पूरा बना था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो पहली जो भारत में जो रेलवे लाइन है वो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और जो सबसे पहले सवारी गाड़ी चलाई गई थी भारत में, वो कब चलाई गई थी दोस्तों? इन्हीं के काल में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के 1853 में, ठीक है। कहां से कहां? मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर, ठीक है, कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था पहले इसने, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, किस वर्ष? तो याद रखेंगे 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है। कहां पर की गई? कलकत्ता में, ठीक है, कहां की गई? कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन द्वारा। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, कब की? 1828 में की। कहां पर की? कोलकाता में की, ठीक है। सारे यहां पर डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे,
ठीक है, याद रखेंगे सारे पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से रजिस्टर में नोट करिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, मैं अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं तो उसमें 3 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूं जो और भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं और कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की? तो याद रखेंगे कब की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में, 1897। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। यहां तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट बता रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट इसका और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दयानंद सरस्वती ने और किस संस्थान या समाज की स्थापना की थी? ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने नाम, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, कब की? चलिए ये भी जान लेते हैं, तो 1875 में की। कहां पर की? ये भी जान लेते हैं, मुंबई में की। ठीक है, तो यहां पर सारे पॉइंट आपको मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में की। ठीक है, और कहां पर की? मुंबई में की। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा ये किसका था? ये भी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है, सारे पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये लिखा है महाकवि कालिदास ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने? महाकवि कालिदास ने लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं तो इनकी कुछ और महत्वपूर्ण जो महाकाव्य और कविता रचना है मैं बता रहा हूं, उसको नोट करिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे कुमार संभव कालिदास ने लिखी, और कालिदास की कौन कौन सी है? अभिज्ञा शकुंतलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन करिए। अभिज्ञा शकुंतलम, ठीक है, मेघदूत, कौन कौन सी? चलिए मैं आपको बता देता हूं, अभिज्ञा, ठीक है, शकुंतलम, मेघदूतम या मेघदूतम, मेघदूतम, ऋतु संहार। ठीक है, ये कुछ और इनकी महाकाव्य और रचनाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, इनको अच्छे से रटिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, शुद्ध जल का पीएच होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 7.0 यानी कि 7। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो होती है न्यूटन के तृतीय यानी कि तीसरे नियम पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम है, वो रॉकेट की कार्य प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, पक्षियों की हड्डी होती है, कैसी होती है? ठोस होती है, खोखली होती है, लचीली होती है, भर्तीली होती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खोखला। ठीक है, तो पक्षियों की जी जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं खोखली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहले तो जान लीजिए पेलेग्रा रोग आखिर होता क्या है, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बताता हूं। पेलेग्रा रोग जो होता है दोस्तों, एक तरह से क्या होता है, ये कुपोषण का एक रूप होता है। क्या होता है? कुपोषण का एक रूप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मस्तिष्क और पाचन तंत्र, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा ये प्रभावी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। त्वचा, पाचन तंत्र और मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है पेलेग्रा रोग। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये किसकी कमी से होता है, चलिए ये भी जानेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है नियासिन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। नियासिन को और क्या कहा जाता है, चलिए मैं बता देता हूं सिंपल सी भाषा में। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको कहा जाता है विटामिन B3। ठीक है, क्या कहा जाता है? विटामिन B3। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में विटामिन 3 भी लिख के आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों चीज आपको क्लियर रखनी है। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, किसने किया था विटामिन शब्द का प्रतिपादित? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी फुंक ने किया था। ठीक है, फुंक ने क्या कब प्रतिपादित किया था? ये लगभग किया था 1912 में। ठीक है, विटामिन शब्द का 1912 में फंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, घाव भरने के लिए जो विटामिन सी होता है, ठीक है? विटामिन सी की कैप्सूल या टैबलेट दी जाती है घाव को भरने के लिए, या कई तरह से किसी का ऑपरेशन होता है, ठीक है? किसी भी चीज़ का ऑपरेशन होता है तो जो अंदरूनी घाव होता है उसको भरने के लिए विटामिन सी टैबलेट या विटामिन सी कैप्सूल दिया जाता है घाव को जल्दी भरने के लिए, ठीक है? याद रखेंगे। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कोई बच्चा जानता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से आंसर देंगे, मेरे बताने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे, स्कर्वी रोग, ठीक है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन डी क्या है आपका? 100% राइट आंसर है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पर आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, ठीक है? कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है, ठीक है? याद रखिएगा, काला दिखाई देता है। यानी कि आप अगर अंतरिक्ष में भी हैं तो अंतरिक्ष से जब आकाश को देखेंगे तो क्या होता है? वो भी काला दिखाई देता है, ठीक है? याद रखिएगा, अंतरिक्ष हो या वायुयान से जब अधिक ऊंचाई पे आप चले जाते हैं तो वहां पर आपको आकाश काले रंग का दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जब आप किसी भी घड़ी में चाबी भर देते हैं तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है दोस्तों स्थिज ऊर्जा, ठीक है? ऑप्शन डी स्थिज ऊर्जा होती है। उसके बाद जब चाबी भर देते हैं, भरने के बाद जब घड़ी चलने लगती है, ठीक है? जब घड़ी चलने लगती है तो कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है? स्थिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है? जब घड़ी चलने लगती है तो स्थिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है? दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है तो कौन सा है? वो है डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है? याद रखेंगे, कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है? याद रखिएगा, कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? यहां मैं आपको पीछे दोबारा से क्लियर कर देता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए, तो यहां पर चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर तो आपका ऑप्शन डी ही सही है, ठीक है? याद रखेंगे, ऑप्शन आपका आंसर डी सही है। अगर यहां पे फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर ले कि घड़ी चलने लगी या घड़ी चल रही है तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा, ठीक है? स्थिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है गणना पर, ठीक है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? गणना सिद्धांत पर, ठीक है? इस वीडियो में मैंने जो प्रैक्टिस सेट ये लेके आया हूं, इसमें आपको क्या है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सभी तरह की जीएस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। यानी मिक्सअप क्वेश्चन है और रोड डेली ऐसे आप लोगों को मिलेगा। यानी कि सभी, यानी कि जीएस की जितना भी सिलेबस है सबको कंप्लीट मिलेगा। बस आप जुड़े रहिए, एग्जाम से पहले आपकी पूरी तरह से तैयारी करा दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भारत की? ठीक है, यहां बात हो रही है भारत देश की कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ठीक है? सरोजिनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है? गवर्नर थी, पहली महिला राज्यपाल या गवर्नर थी, ठीक है? याद रखना है आपको। ये कब थी? ये थी 1947 से 1949 में। कहां की थी? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है? कहां की? यूपी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? तो एक चीज नोट डाउन करिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है? आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति होता है। कई बच्चे लोकसभा लगाकर आ जाते हैं, लेकिन यहां आंसर आपका सही होगा उपराष्ट्रपति, ठीक है? लेकिन उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जब संबोधित किया जाता है किसी इस्तीफे को, तो उपराष्ट्रपति का वहां फर्ज है वो तुरंत जो है सूचित करता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है? वो तुरंत सूचित किसको करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचित करता है, ठीक है? तुरंत सूचित करता है, इसकी सूचना देता है कि राष्ट्रपति जी ने शपथ दे दिया है मेरे हाथ में, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति का किसी राष्ट्रपति किसी का मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है
किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? यानी कि राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है, एक शक्ति दी गई है, एक वीटो पावर दिया गया है कि वो किसी भी यानी कि जो भी मुजरिम है, किसी भी मुजरिम को अगर उसको मृत्युदंड मिला हुआ है, ठीक है? तो उसकी क्षमा उसको मतलब सज़ा बदल सकता है, यानी कि मृत्युदंड से उसे हो सकता है वो आजीवन कारावास या कम सज़ा कर दे उसकी, या उसकी मृत्युदंड यानी कि उसको मृत्युदंड मिला है, फांसी की सज़ा मिली तो उसकी फांसी की सज़ा को वो क्षमा भी कर सकता है, ठीक है? याद रखेंगे, उसको पूरी तरह से क्षमा भी कर सकता है। ये प्रावधान, ये अधिकार राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वो किसी की मृत्युदंड की अगर सजा मिली है तो उसकी सजा को कन्वर्ट कर सकता है, यानी कम कर सकता है, हो सकता है उसे आजीवन कारावास कर दे, या 10 साल कर दे, 5 साल कर दे, 1 साल कर दे, कम भी कर सकता है, या हो सकता है क्षमा भी कर दे, ठीक है? पूरी तरह से क्षमा भी कर दे। यह अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है, अधिकार प्रदान है। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, कैसे लगे हो क्वेश्चन तो अच्छा हो बताइए, और हाँ, चैनल को लाइक जरूर करिए, पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।